गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे आकलन के तरीके, जिसमें हमने 8 तरीके इसके पढ़ लिए थे और आज हम इसका 9वां तरीका है जो करने जा रहे हैं वह है लिखित प्रश्न एवं उत्तर। तो आकलन की परंपरागत एवं जो सबसे अधिक प्रचलित विधि है वो कौन सी है? लिखित प्रश्नोत्तर विधि। अब इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षक सीखने सिखाने के दौरान आए हुए अधिगम क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए एक प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं और इस प्रश्न पत्र में समय सीमा का भी पूरी तरह ध्यान रखा जाता है। अब प्रश्नों के उत्तर जो है वो बच्चा प्रश्न पत्र में भी दे सकता है अथवा परीक्षा उत्तर पुस्तिका के अंदर भी इसके उत्तर दिए जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न पत्रों द्वारा हमें क्या पता चलता है अध्यापक को कि बच्चों की अधिगम क्षेत्रों पर क्या समझ है, अर्थात बच्चे ने अधिगम क्षेत्रों को पूर्णतः समझा है या नहीं, इसके बारे में अध्यापक को जानने में सहायता मिलती है। अब इस आकलन के द्वारा शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की अधिगम क्षेत्रवार प्रतिक्रिया प्राप्त होती है कि टीचर जो है वो इसको अधिगम के जो क्षेत्र हैं उसके अनुसार सीक्वेंस में जो क्वेश्चंस का निर्माण करता है और उसके आधार पर अध्यापक को बच्चे की प्रतिक्रियाओं के बारे में सहायता मिलती है। अब इसमें आपने कोई भी 3-4 क्वेश्चन का निर्माण कर देना है। लिखित प्रश्न उत्तर है कि बच्चे के लिए टीचर ने एक क्वेश्चन बनाने हैं काफ़ी सारे और उनका उत्तर बच्चे को लिखित रूप में देना है। तो बच्चे हम इतना गणित की इतनी यूनिट्स पढ़ चुके हैं जिसमें आपने काफ़ी मैथमेटिकल क्वेश्चन किए होंगे, कुछ आपकी बुक में जैसे दिए भी हुए हैं। आपको रट्टा नहीं मारना कि हमें इन्हीं को लिखना है। जैसे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, हम अपनी इच्छा से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया कि 400 का x% 40 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे से ये पूछ सकता है अध्यापक। लिखित रूप में बच्चे ने करके बताना है इसका आंसर कि अगर एक सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं तो प्रत्येक बार चिकताने की प्रायिकता क्या होगी। इसी तरह x + y = 7 है, x - y = 3 है तो xy का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताए हैं 2-3 कि इस तरीके से आप कोई भी प्रश्न लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको यही लेने हैं। लिखित रूप में आपने यही देखना है ना कि बच्चे का अधिगम क्षेत्र वार उसे कितनी नॉलेज है। तो उसके लिए जैसे हमने लाभ हानि के क्वेश्चन है, छोटा लाभ हानि का कोई क्वेश्चन बना दो कि क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो बच्चे को लाभ हुआ या हानि हुई। इसी तरह आप घन आपका या आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, कोई भी क्वेश्चन का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है 10th पॉइंट पोर्टफोलियो। बच्चे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। पोर्टफोलियो के अंतर्गत ये क्वेश्चन हमारे से अक्सर अलग से 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? बच्चों के गणितीय अनुभवों जैसे बच्चों द्वारा समय समय पर किए गए कार्यों का संग्रह होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? जिसके अंदर बच्चों द्वारा समय समय पर जो भी बच्चे कार्य करते हैं गणित से संबंधित, उनके अनुभवों का जो संग्रह होता है वो क्या होता है? पोर्टफोलियो। बच्चों के पूर्व अनुभव, कक्ष अनुभव तथा प्रकरण से संबंधित जो भी अनुभव हैं उनमें जो बच्चों की प्रगति को दर्शाते हैं उनका जो संग्रह है वो किस में होता है? पोर्टफोलियो के अंतर्गत होता है। अब पोर्टफोलियो बच्चों में किसी भी गणितीय अवधारणा एवं अधिगम शैलियों का विकास होने की जानकारी संचयी रूप से प्रदान करता है। अर्थात अध्यापक को पता चलता है, पोर्टफोलियो से जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर अध्यापक को पता चलता है कि बच्चे को गणितीय अवधारणाएं जो हैं वो कितनी स्पष्ट हैं या नहीं। इसी के साथ यह अन्य व्यक्तियों को भी बच्चों की अधिगम एवं प्रगति के बारे में सहायता करने इसी के साथ ही अन्य व्यक्तियों को भी बच्चों की अधिगम एवं प्रगति के बारे में जानने में इसके द्वारा सहायता मिलती है। इससे बच्चा अधिगम एवं आकलन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। अब पोर्टफोलियो का एग्जाम्पल, जैसे बच्चे को एक कार्य दिया गया कि द्विविमीय ज्यामिति पर पोर्टफोलियो तैयार करना। बच्चे को क्या कार्य दिया गया है कि उसे द्विविमीय ज्यामिति पर पोर्टफोलियो तैयार करना है। तो शिक्षण प्रक्रिया में प्रारंभ की जाने वाली गतिविधियां क्या होंगी? बच्चों के शुरुआती स्केच और उनके आकृतियों के पहचान संबंधी समझ के अभिलेख से। अब इस कार्य के लिए निम्नलिखित कार्यपत्रक का उपयोग किया जा सकता है। जैसे अब स्टार्टिंग किया ना हमने, बच्चे के
विषय से संबंधित जो प्रारंभिक स्केच बनाएगा बच्चा और उनसे संबंधित आकृतियों की पहचान करेगा। जैसे नीचे ये दो समूह दिए गए हैं, अ में आकृतियों का समूह है और दूसरा उनके नाम है। तो बच्चा इनसे, अब ये जो आकृतियां बनी हुई हैं आपके सामने आपको नजर आ रही हैं ना, अब इन आकृतियों से बच्चे क्या इनकी मिलान करेंगे और फिर उसके आधार पर पोर्टफोलियो के लिए एक आकलन पत्रक भी होता है और इसके आधार पर बच्चे का आकलन किया जाता है और इस पत्रक को भरा जाता है। पत्रक हमारे सबके सामने है। बच्चे का नाम लिख देंगे, जिस टॉपिक को लेकर हम बच्चे का आकलन कर रहे हैं वो लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे और दिनांक। आकलन की कसौटी, जैसे मैं लिखा अवधारणाओं का दैनिक परिस्थितियों में उपयोग। अब आपके सामने प्रदर्शन है, आपको ये देखना है जब बच्चे के आपने कार्यों को देखा कि बच्चे कार्य पत्रक के आधार पर आप बताओगे ना कि बच्चे जो हैं वो अवधारणाओं का दैनिक परिस्थितियों में उपयोग कैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, संतोषजनक कर रहे हैं या सुधार की आवश्यकता है। इसी प्रकार अंतिम परिणाम प्राप्त करने हेतु विचार करना, योजना बनाना या उस पर प्रक्रिया को अपनाना। कि अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए विचार करना है, योजना बनानी है या उस प्रक्रिया को अपनाना है। ये सही है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कैसा है, ये आपको प्रदर्शन बताना है। कार्य के दौरान बच्चे ने कितनी सृजनात्मकता का परिचय दिया, अलग अलग तरीकों से बच्चों ने हल को कैसे प्रस्तुत किया, कार्य को दैनिक जीवन से जोड़कर या अपने तक रखते हुए उसने व्याख्या की है और उनको प्रस्तुत किया। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपने बच्चों के कार्य पत्रक को ध्यान में रखते हुए इनको आपने फिल करना है। क्लियर? अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। ये 10 पॉइंट हमारे पास कंप्लीट हो गए, 11 हैं इसमें कार्य पत्रक। अब कार्य पत्रक क्या होता है? बच्चों के किसी अधिगम क्षेत्र की समझ को देखने एवं आकलन के लिए कार्य पत्रक एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अभी हमने पीछे देखा ही था ना, कार्य पत्रक कैसा होता है कि बच्चे की किसी भी अधिगम क्षेत्र की समझ क्या है उसके आकलन के लिए कार्य पत्रक क्या है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह बच्चों की अधिगम यानी जो बच्चे ने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान प्राप्ति की प्रगति का प्रभावी प्रमाण है, जिससे जो कि साक्ष्य है, यानी कि हमारे सामने एक प्रूफ है। कार्य पत्रक का एक नमूना अभी हमने देखा ही है, ये पूर्व में दिया जा चुका है और एक नमूना हमारे सामने और प्रस्तुत है। जैसे कार्य पत्रक आपके सामने है वही। अब यहाँ पर टॉपिक क्या आ गया? प्रतिशत। वहाँ पर हमने क्या था? ज्यामिति का था ना, द्विमीय ज्यामिति के आधार पर था। अब प्रतिशत। अब ये कोई ज़रूरी नहीं अब आपको फिर से प्रतिशत के यही क्वेश्चन लिखने हैं। आप कोई भी क्वेश्चन का निर्माण अपने आप स्वयं अपने आधार पर कर सकते हैं। दी गई भिन्नों को प्रतिशत में बदली आपके सामने लिखी हुई हैं। आप इसको अपनी इच्छा अनुसार, जरूरी नहीं आपको ये 5/4 और 3/40 ही लिखनी है। हमने भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। 2/3 को भिन्न में बदलिए, 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। कोई भी क्वेश्चन आपको फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें एग्जाम्पल्स भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चों के विशिष्ट व्यवहार को दर्ज करने का व्यवस्थित तरीका है। क्या है? जब कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है उस समय बच्चों का क्या व्यवहार होता है या बच्चे जो क्रियाएं करते हैं उनको दर्ज करने का सबसे व्यवस्थित तरीका हमारे सामने क्या होता है? चेकलिस्ट होता है। अवलोकन चेकलिस्ट बच्चों में किसी विशिष्ट अधिगम क्षेत्र को ग्रहण करने, उसके कौशल को विकसित होने को अभिलेखित करता है। कि जो अवलोकन चेकलिस्ट होगी उसमें क्या होएगा कि बच्चे ने गणित के किसी एक विशेष क्षेत्र को कैसे ग्रहण किया और उसमें बच्चे का कैसा कौशल है, बच्चा कैसा कौशल प्रस्तुत कर रहा है, उसको अभिलेखित करता है। चेकलिस्ट अधिगम क्षेत्र के विकास होने की क्रमबद्ध सूची है जो कि एक विशेष समय में बच्चों में विकसित होने वाले मानकों को तय करने एवं विकसित करने में शिक्षक की मदद करती है। चेकलिस्ट क्या है कि बच्चे ने जो ज्ञान सीखा है उसके विकास की एक क्रमबद्ध सूची है जिससे कि अध्यापक को यह जानने में मदद मिलती है कि बच्चे ने अधिगम के क्षेत्र में कहाँ तक प्राप्ति की है। चेकलिस्ट को बड़ी आसानी से और बड़ी शीघ्रता से भरा जा सकता है।
विशेष अधिगम उद्देश्यों के प्रति यह हमें सूचना उपलब्ध कराता है कि बच्चों द्वारा कब और कैसे कौशलों को सीखा किया जाता है या सीखा गया है। और इसी के साथ चेकलिस्ट द्वारा हमें बच्चों के रुझान के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब चेकलिस्ट का भी हमारे सामने एक प्रारूप बना हुआ है, आपके सामने बना हुआ है। ये सारे गणितीय कौशल हैं बच्चे के। इन कौशलों के आधार पर बच्चों का प्रदर्शन जो है वो आपको बताना है। तो चेकलिस्ट का प्रयोग जब अध्यापक करेगा तो वो बच्चों का कक्षा में अवलोकन करेगा। अवलोकन के आधार पर, जैसे वेरी फर्स्ट पॉइंट है, उसने देखा कि बच्चे को 1 से 10 तक के पहाड़ों की समझ के साथ मौखिक बोलकर सारणी बता पाना। क्या बच्चा 1 से लेकर 10 तक के पहाड़ों को समझता है और बोलकर, मौखिक रूप से बोलकर उसको सारणीबद्ध बना सकता है, यानी उसे बता पा रहा है या नहीं? तो उसमें अगर बच्चे ने बहुत अच्छे से बताया तो हम बता देंगे बहुत अच्छा, या संतोषजनक है तो ठीक ठीक था, तो अगर संतोषजनक, और कहीं सुधार की आवश्यकता है तो वो। इन सारे पॉइंट्स के आधार पर अध्यापक को बच्चे के प्रदर्शन को प्रदर्शित करना है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है प्रश्नावली। अब प्रश्नावली क्या है? आकलन के उपकरणों में प्रश्नावली भी एक ऐसा उपकरण है जिससे बच्चे के अधिगम क्षेत्र की उपलब्धि या उसकी अधिगम क्षेत्र की समग्र समझ की हमें जानकारी मिलती है। जैसे तालिका को पढ़कर दिए गए सवालों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो और टैली चिन्ह करके गिन कर बताओ। टैली चिन्ह आपको पता है ना, ये वाले जो होते हैं लाइन लगा के 1 2 3 4, उसके बाद अगर 5 होता है तो हम क्रॉस लाइन लगा देते हैं। एक लाइन, एक संख्या 1 के लिए 1 चिन्ह, 2 संख्या के लिए 2 लाइनें, संख्या 3 के लिए 3 लाइनें, संख्या 4 के लिए 4 लाइनें, और संख्या 5 के लिए हम क्या करते हैं? 4 सीधी लाइनें और फिर एक तिरछी लाइन उनको काटती हुई। तो पहला, कक्षा में दाल रोटी पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? ये प्रश्नावली, ये बना हुआ है हमारे सामने फॉर्मेट। अब इसके अंदर क्या करना है? आपको सिर्फ टैली चिन्ह ये जो लगाए हुए हैं इनको आपको उनकी संख्या गिनकर बतानी है। तो अगर आपको टैली चिन्ह को पढ़ना आता है तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जैसे दाल रोटी, पहला वाला 5, दूसरा 5, तो कितनी संख्या हो गई? 10। सब्जी रोटी कितने पसंद कर रहे हैं? 1 2 3 4। खिचड़ी कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 5, और फिर 1 2 3 4, 5 और 4 9। फिर दाल चावल कितने पसंद कर रहे हैं? 5 और 2 7। तो इस प्रकार प्रश्नावली जो है बच्चों के सामने हम भरकर दे सकते हैं, क्वेश्चन एक बना के फॉर्मेट, और बच्चे उसको फिल कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है लिखित दत्त कार्य। अब लिखित दत्त कार्य क्या होता है? लिखित दत्त कार्य की संरचना इस प्रकार की जाती है कि बच्चे किसी भी गणितीय अधिगम क्षेत्र के अधिगम के बारे में प्रतिक्रिया कर सकें। क्या हुआ कि इसकी संरचना ऐसे की जाएगी कि बच्चे गणितीय अधिगम क्षेत्र में जो भी उन्होंने सीखा है उसके बारे में वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें। अब ये जो कार्य होता है वो बच्चों को कक्षा के दौरान भी करवाया जा सकता है, कक्ष कार्य के रूप में भी, और गृह कार्य के रूप में भी दिया जा सकता है। अब इस कार्य में बच्चे से खुले प्रश्न, पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न, या पाठ्य पुस्तक के बाहर से जो अवधारणाएं गणित की बच्चों को सिखाई हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं। अब ये जो कार्य बच्चों से करवाया जाएगा, अब गृह कार्य होगा तो बच्चा घर में व्यक्तिगत रूप से करेगा, और अगर कक्ष कार्य में करवाना है तो बच्चे से कक्षा के अंदर व्यक्तिगत रूप से भी करवाया जा सकता है, और समूह के अंदर भी बच्चे को यह कार्य करने के लिए दिया जा सकता है। अब दत्त कार्य द्वारा गणितीय अधिगम क्षेत्रों पर बच्चों को अपने विचार बनाने, उनको अलग ढंग से प्रस्तुत करने, लिखित अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं। बच्चों को क्या मिलती है? बच्चों को मदद मिलती है कि बच्चा अपने आप जो उन्होंने गणित के अधिगम क्षेत्र के बारे में जो अपने विचार बनाए हैं उनको बच्चा एक अलग ढंग से अभिव्यक्त कर पाता है। अब बच्चों को विद्यालय में और या विद्यालय के बाहर से जो विद्यालय के बाहर का जो ज्ञान है उससे उसको भी संबंधित करने और संश्लेषण करने का अवसर मिलता है। जैसे बच्चों को दिया जा सकता है कि दैनिक जीवन में आप औसत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आप इसकी सूची बनाकर लाओ। नेक्स्ट, अपने आसपास ज्यामितीय आकृतियाँ कहाँ कहाँ किस रूप में दिखती हैं, ये बनाओ। अपने आसपास के, अपने निवास के समीप के 5 परिवारों में प्रत्येक व्यक्ति के पसंदीदा फल का नाम पता करो और प्राप्त आंकड़ों का सारणीकरण करो, और फिर सारणी करने के बाद बताओ कि उनमें से कौन सा फल जो है
सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। अभी 5 परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का आपको बताना है पसंदीदा फल, और लास्ट में आपको जब आंकड़े इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके आधार पर बताना है कि कौन सा फल सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। तो इस प्रकार का कार्य जो है वो बच्चों को करने के लिए दिया जा सकता है, जिससे कि अध्यापक को बच्चे की गणितीय अधिगम के जो क्षेत्र हैं उनमें बच्चों की क्या उपलब्धि है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और लास्ट हमारे पास है दैनिकी। दैनिकी क्या होती है? शिक्षक एक दैनिकी संधारित करें जिसमें कि समय समय पर बच्चे से संबंधित किए गए कार्यों पर टिप्पणी करें। शिक्षक दैनिकी एक संधारणी करता है जिसमें क्या किया जाता है, समय समय पर बच्चों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों पर अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाती है। अब अवलोकन के दौरान जब कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है, बच्चों का अवलोकन करता है, उस दौरान जो अध्यापक सूचना इकट्ठी करता है वह सूचना दैनिकी का हिस्सा बनती है। और बच्चों से संबंधित विशिष्ट आदतें यानी विशिष्ट अनुभव, उनकी आदतें या उनके काम करने का जो तरीका है वो भी दैनिकी में दर्ज किया जा सकता है। तो दैनिकी में क्या होगा, बच्चे से संबंधित सूचना दर्ज करते समय पूर्व में दर्ज की गई सूचना से मिलान करके लिखना अधिक उपयुक्त एवं तर्कसंगत होता है। और यह ध्यान रखना जाना चाहिए कि दैनिकी में जो सूचनाएं दर्ज होती हैं वो हमेशा बच्चे की प्रगति को दर्शाने वाली हों, ऐसी सूचनाएं उसके अंदर दर्ज की जानी चाहिए। तो आकलन हेतु निम्नलिखित तरीके भी काम में लिए जाते हैं। और कौन कौन से तरीके हम काम में ले सकते हैं? जैसे प्रदर्शनी, रूब्रिक्स हमने पढ़ा था ना पीछे, क्या था योगात्मक आकलन में, जहां हमने किया था कि योगात्मक आकलन को हम रूब्रिक्स भी कहते हैं। परियोजना कार्य, कोई बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया जाए, कोलाज, अनुसंधान परियोजना, सर्वेक्षण, वाद विवाद, रोल प्ले एवं ड्रामा, खेल, प्रस्तुतिकरण, कविता पाठ, कहानी, चित्र, चार्ट, प्रश्न, पोस्टर, मानचित्र, ये सारे अन्य और भी तरीके हैं जिनके आधार पर बच्चे का आकलन किया जा सकता है। क्लियर? तो ये थे हमारे पास सब आकलन करने के अलग अलग तरीके। क्लियर?